सुबह के 10 बजे सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय सारा के। वो सभी वो अभी सो रही थी। सब खाने में बिजी हो गए थे। निधि भी विनय को खिला रही थी, क्योंकि कल रात ज्यादा देर बैठने की वजह से उसकी कमर और पैर थोड़ा सा अकड़ गए थे, जिससे वो आराम कुर्सी पर लिटाकर उसे खिला रही थी। खाते हुए ही विनय को शरारत सूझी। उसने निधि को अपने होठों की तरफ इशारा किया। निधि उसका मतलब समझते हुए उसे अपनी आंखें दिखाईं। विनय ने भी ना में हल्के में गर्दन हिला दी। निधि भी आसपास सब हैं, अभी नहीं, इशारे से समझाते हुए ना में गर्दन हिला देती है। विनय रोनी सूरत बनाकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। निधि को विनय के ऐसे देखने पर बेहिसाब प्यार आया। उसका मन हुआ अभी ही विनय के सीने से लगकर उसे बेतहाशा प्यार करे, पर वहां सब मौजूद थे। विनय ने एक बार फिर अपने होठों की तरफ इशारा किया। निधि ने पहले की ही तरह मना कर दिया। अब उसने नकली गुस्सा दिखाते हुए मुंह फेर लिया। निधि उसकी शरारत समझते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। नाश्ता कराकर वो उसका मुंह साफ कर रही थी। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो कोई बात करने में तो कोई खाने में बिजी था। मौका देख मुंह साफ करते हुए उसने जल्दी से उसके अधरों को अपने होठों से छूकर पीछे हट गई। विनय भी उसकी जल्दबाजी देख हंस पड़ा। नैना और सारा, जो तिरछी नजरों से उन दोनों की चुहलबाजी देख रही थीं, खिलखिलाकर हंसने लगीं। सबका ध्यान दोनों पर गया। सच में विनय भाई, आप कोई मौका नहीं छोड़ते निधि को प्यार परेशान करने का, मतलब हम सबके बीच में भी। सारा ने हंसते हुए कहा, और ये पागल मान भी गई। आपकी विश पूरी भी कर दी इसने। निधि झेंप गई और विनय को घूरने लगी। तब तक बाहर से गाने की आवाज आई, जो अभी विनय निधि के ऊपर सटीक बैठ गया था। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, फिर छुप छुप आहें भरना क्या। बाकी सब भी दोनों की खिंचाई करने लगे। तभी नैना ने कहा, जारा दी, ये तो कुछ भी नहीं। नैना की बात अधूरी रह गई। तभी सारा की आवाज आई, जो रौनक को ढूंढ रही थी। सारा भाग कर उनके पास गई और बोली, दी, आपने रौनक को फिर से गलत समझ लिया। कहाँ है वो? प्लीज उन्हें बुला दीजिए, वो बेकसूर है। सारा एकदम से रोए जा रही थी और रौनक को बुला भी रही थी। चुप हो, चुप, एकदम चुप। रोना बंद करो। पहले आप और वो रहे आपके रौनक। जारा ने सामने गार्डन में इशारा किया, जहां रौनक एक 4 साल के बच्चे के साथ फुटबॉल खेल रहा था। हमें सब कुछ पता चल गया है छोटी, कि हमारी छोटी सी गुड़िया अचानक बहुत बड़ी हो गई है। उनमें बहुत हिम्मत आ गई है, जिससे वो बहुत ही बड़े फैसले लेने लगी हैं और अपनी दी को भूल गईं, जो उन्हें देखकर जी रही थी। नहीं नहीं दीदी, आपको भूलना मतलब जिंदगी को खत्म होना है। इसलिए इन 5 साल में एक बार भी हमारी याद नहीं आई है ना? अपना चेहरा दिखाया जब जब से ज्यादा सबसे ज्यादा आपको हमारी जरूरत थी। आपने खुद को तन्हा कर लिया। 5 से मैं जिंदा ही कहाँ हूँ दी। सांस लेकर अपनी लाश को खींच रही हूँ, सिर्फ आपके और रोना के लिए। बस बहुत हो गया। अब आपको कोई हक नहीं है हमारी छोटी सी गुड़िया को और तकलीफ देने का। आज एक नई सुबह का आगाज हुआ है, जिसमें हम सब साथ हैं, है ना? जारा ने उसे गले लगाते हुए कहा। कई सालों से आंखों में जमा लावा आज फूट कर बह रहा था। दोनों ही बहनें एक दूसरे से लगी फपक रही थीं। निधि ने धीरे से कहा, दी, सारा का इस तरह रोना ठीक नहीं ऐसी हालत में। जारा ने खुद को संभाला, सारा को भी चुप कराया, फिर उसके चेहरे को अपने आंचल से साफ कर उसके पेट पर हाथ रखकर कहा, कितना वक्त हुआ है? सारा ने गर्दन नीचे करते हुए कहा, 16 हफ्ते। जारा ने ध्यान से देखा तो उसका बेबी बम्प थोड़ा सा दिख रहा था। जारा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर माथा चूम लिया। हमारी छोटी सच में बड़ी हो गई है। अब हमारी गुड़िया की गोद में खुद का गुड्डा या गुड़िया होगी, है ना? लेकिन ये रोनी कब बड़े होंगे? देखिए, आयान के साथ खुद बच्चे बने हुए हैं। आयान, सारा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, आपके जाने के बाद हम बेहद बीमार हो गए। अस्थमा पेशेंट हम पहले से थे, ऊपर से आपके साथ ज्यादती, फिर रौनक का आपको जबरन साथ ले जाना, ये सब हम सह न सके और बीमार पड़ गए। इलाज करवाने के दौरान पता चला कि हम अपनी माँ बनने की क्षमता खो चुके हैं। हम कभी माँ नहीं बन सकते। हमने 2 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन कमबख्त मौत भी दगा दे गई। और जफर भाई, सारा हैरानी और उदासी से बोली, उन्हीं के प्यार और सपोर्ट से आज आपकी दी आपके सामने है। अयान जब 2 साल के थे तो उनके माता पिता एक दंगे में मारे गए थे। अयान के पिता जफर के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने अयान को कानूनी रूप से गोद ले लिया और मेरी
सोनी गोद को ममता से भर दिया। ज़ारा ने अपने आंसू साफ करते हुए सारी बात बता दी थी। सॉरी दी, मैं तो सिर्फ अपने दुख में ही थी, आपका दुख सोचा ही नहीं कि मेरी दी कितने दर्द में होंगी। मैं बहुत बुरी बहन हूँ, एक बार भी आपकी खबर तक नहीं ली, हमेशा अपना ही रोना रोती रही। मैं सच में बहुत ही खुदगर्ज हूँ। खबरदार जो आपने फिर से खुद को ब्लेम किया, गलती ना आपकी है ना हमारी, वो वक्त ही कुछ ऐसा था और ये सब होता चला गया। रौनक और सारा को छोड़कर ये चारों वापस अपने घर आ गए। सारा और रौनक को ज़ारा ने अपने घर ही रहने को बोल दिया। सबके बीच की गलतफहमी दूर हो गई थी। अब उन चारों की जिंदगी भी खुशी से कट रही थी और इन चारों की भी। कहने को सब दोस्त थे, पर इनके बीच एक दर्द का रिश्ता बन गया था जो इन सभी को एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए है। कहते हैं हम हंसते तो सभी के साथ है, पर रोते उसके साथ है जो बेवजह हंसी के पीछे छिपे उदासी को देख ले या समझ पाए। समय अपनी गति से चलता रहा। विनय में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तन्मय नैना की नज़दीकियों को देखते हुए विनय ने दोनों को कोर्ट मैरिज करने को कहा और दोनों मान भी गए। 2 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। सारा ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अयाना रखा गया। 1 हफ्ते बाद उसका पहला बर्थडे था। नैना ने भी खुशखबरी दे दी थी। विनय और निधि सबकी खुशी में खुश थे, पर निधि अपने आप में एक अधूरापन सा महसूस करती थी। विनय उसकी हालत से अनजान नहीं था, पर वो भी अपनी पैरालाइज्ड होने से मजबूर होकर रह गया था। वो भी एक आम इंसान है, कब तक और कितना सहन करता। और वो कमजोर पड़ रहा था। हमेशा से निधि को रूमानियत से छेड़ने वाला विनय अब थोड़ा सा चुप शांत शांत सा रहने लगा था। उसका यह बदलाव निधि से छुपा नहीं था, बस उसका दिल कटकर रह जाता। एक सुबह निधि लड्डू जी को स्नान कराकर आरती की तैयारी कर रही थी। हमेशा की तरह विनय उसके पास अपनी व्हील चेयर पर बैठा अपनी सोच में गुम था। निधि ने देखा तो वो उसके नजदीक आकर पीछे से उसके कंधे पर अपनी गर्दन रखकर उसके गाल से अपने गाल मिलाते हुए कहती है, कहाँ खोए रहते हैं विनय जी आजकल? आपकी ये खामोशी बहुत तकलीफ दे रही है मुझे। सब इन पर लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर छोड़ दीजिए। ना जाने विनय किस ख्याल में खोया था कि उसने अनजाने में ही निधि को झटक कर खुद से दूर करते हुए उस पर पहली बार जोर से चिल्लाया, प्लीज़ थोड़े दूर रहो, हमेशा ये सब ज़रूरी नहीं होता है। वो आगे कुछ और बोलता, उसकी नज़र सहमी हुई निधि पर गई जो भरी हुई आंखों से उसे ही देख रही थी। विनय का दिल धक से रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में क्या कर बैठा है। उसने कसकर अपनी आंखें और मुट्ठी भींच ली। शोर सुनकर नैना तन्मय भी अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गए। उनके आने की आहट सुनकर निधि लड्डू जी की आरती शुरू कर दी। आरती खत्म कर रोज की तरह निधि ने तन्मय नैना को आरती और दी और नैना बहुत ही गौर से उसे देख रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब निधि ने इशारे से मना कर दिया। रोज की तरह ही वो विनय को भी आरती दी। अपने एक हाथ से आरती की आंच उसके सर पर लगाया, तिलक लगाकर पूजा के फूल फूल उसके सर से लगाकर फिर उसको लगाकर उसकी जेब में रख दिया। प्रसाद और पंचामृत खिलाने के बाद हमेशा की तरह उसका मुंह अपने आंचल से साफ करके उसके गाल पर हथेली रख फिर वापस मुड़ गई। सब कुछ रोज की तरह ही था, बस फर्क इतना था कि आज निधि अपने विनय जी को देख नहीं रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी। ये बात विनय को कचोट रही थी। निधि, कुछ हुआ है क्या? तन्मय से रहा नहीं गया तो आखिर में उसने पूछ ही लिया। नहीं भाई, कुछ भी नहीं। आप नैना भाभी को अंदर कमरे में ले जाइए, मैं वहीं आप दोनों का नाश्ता ले आती हूँ। ऐसे मत देखो, भाभी को अभी ज्यादा आराम की जरूरत है। निधि ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा। तन्मय कुछ और बोलता, नैना उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। ब्रेकफास्ट भी कमरे में पहुंचा दिया। निधि ने बिना कुछ कहे विनय के सामने जूस का गिलास कर दिया। उसने भी मामले की नजाकत को समझते हुए बिना ना के पी लिया। दवा खिलाकर वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई, मगर काम में मन तो तब लगे जब वो शांत हो। उसने अपना लैपटॉप बंद कर एक साइड कर किचन की तरफ बढ़ गई। वो क्या करे समझ नहीं आ रहा था। पहली बार वो विनय से अपनी नाराजगी दिखा रही थी। निधि ने देखा काफी टाइम से किचन साफ नहीं किया, तो उसने साफ करने का सोच कर जुट गई अपने काम में। विनय हॉल में से ही उस पर नजर बनाए हुए था। आज उसने निधि में कुछ बदलाव देखे थे। निधि नहीं रह गई थी जो विनय की थोड़ी सी ऊंची आवाज से ही किसी कोने में दुबक कर सारा दिन रोती रहती थी और उसके सामने भी नहीं आती थी। लेकिन आज की निधि उसे खुलकर अपनी नाराजगी जता रही है। विनय सोचकर हंस दिया। निधि ने तिरछी नजरों से देखा तो और चिढ़ गई। सुबह सुबह मुझे इतने जोर से डांट दिया और अब मनाने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, खड़ूस कहीं के। माना कि दुखी हैं और अनजाने में ही मुझे छिड़क दिया, पर मुझे भी तो दुख हुआ और बुरा भी लगा। मगर ये महाशय। वो खुद से बड़बड़ाती हुई दोबारा काम में लग गई।
विनय उसकी ये आदत जानता था। उसे जब कुछ बुरा लगता है तो वो खुद से बड़बड़ाती है। विनय मुस्कुराते हुए उसे गौर से देखने लगा। अचानक उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने खुद से ही कहा, विनय, तेरी जिंदगी तेरे सामने है, उसमें इतना बड़ा बदलाव आया, तुझे दिखा तक नहीं? गधा है तू, पूरा का पूरा। जापान में निधि विनय को 2 साल से ज्यादा समय हो चुका था। विनय ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज वो अपनी आंखों को यकीन दिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी डरी सहमी निधि आज आत्मविश्वास से लबरेज है। जो स्याह रंग उसकी पहचान थी, वो स्याह रंग अब कहीं भी नजर नहीं आता। निधि का स्याह रंग कब गेहुए रंग में रंगा, पता ही नहीं चल पाया। विनय के नजरिए से सुंदर तो वो थी ही, अब और ज्यादा दिलकश लगने लगी थी। आज की निधि और कल की निधि में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। विनय मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। लड्डू जी, मेरी निधि आपको बहुत मानती है। उसके अटूट विश्वास का ही फल है जो मैं भी आपको आपके सामने नतमस्तक हूँ। लड्डू जी, प्लीज मुझे मेरी निधि के लिए ही ठीक कर दीजिए। मैं उसका आंचल खुशियों की किलकारियों से भरना चाहता हूँ। भगवान, मुझसे अब उसकी अनकही उदासी नहीं देखी जाती। उसी के लिए मुझे ठीक कर दो, मेरी निधि के लिए ही। एक बार फिर से वो निधि की तरफ अपनी नजर घुमाता है तो उसकी आंखें डर और गुस्से से फैल गईं। वो चिल्लाना चाहा, मगर घबराहट में उसका मुंह मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। निधि सीढ़ी पर खड़ी ऊपर ऊपर की तरफ बना कैबिनेट साफ कर रही थी। वहाँ वहाँ का सारा सामान, जो कि कांच के बड़े जार और डिब्बे थे, उसमें अचार, नमकीन और स्नैक्स थे जो इंडिया से भेजे गए थे तन्मय की मम्मी द्वारा। और भी कांच का बहुत सा सामान रखा था और ठीक उसी के ऊपर निधि खड़ी थी। विनय ने देखा, लैडर धीरे धीरे फिसल रहा है। निधि अपने में ही मगन काम करने में लगी थी। उसे लैडर के फिसलने का एहसास तक नहीं था। उधर विनय बेबस सा चीखने की कोशिश कर रहा था, पर नाकामयाब हो गया। और जिसका डर था वही हुआ। विनय जी, निधि की चीख सुनाई दी। निधि ने महसूस किया कि वो गिरी थी, पर गिरी नहीं, हवा में ही किसी ने उसे थाम लिया था। उसने अपनी बंद आंखें, जो उसने गिरने के डर से वजह मींच ली थी, अब खोलकर देखा तो हैरानी और खुशी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विनय उसे अपनी बाहों में लिए गुस्से से घूर रहा था, साथ ही लगातार उसकी आंखें बरस रही थीं। वो कुछ कहने को मुंह खोले उससे पहले ही विनय ने उसे डांटना शुरू कर दिया। चुप, एकदम चुप। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या ऐसे टुकुर टुकुर देखने से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला? इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी तब जब पता हो कि खुद की जिंदगी से मेरी सांसें बंधी हुई हैं। अगर तुम इन कांच के बर्तनों पर गिरती तो सोचकर भी मेरी रूह कांप रही है कि क्या हो सकता था। निधि ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन विनय ने फिर डांट दिया। जानता हूँ सुबह की वजह से नाराज हो, पर उसका बदला ऐसे लोगी। निधि ने एक बार नीचे की तरफ देखा तो डर गई। सच में अगर वो इन कांच के बर्तनों पर गिर गई होती तो आज उसके साथ कुछ बड़ी अनहोनी हो गई होती। विनय बिना रुके उसे लगातार डांटे जा रहा था। निधि को पता था उसे कैसे शांत कराना है। निधि ने अपनी बाहों को उसके गले में डाल दिया और थोड़ा सा उछ कर अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर दिया। विनय अब भी उसे अपने गोद में लिए खड़ा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, साथ ही निधि को भी और टाइट कस लिया। एक डीप किस के बाद निधि ने उसे छोड़कर धीरे से विनय के कान में कहा, विनय जी, आप अपने पैरों पर खड़े हैं, बिना किसी भी सहारे के, और मुझे भी गोद में लिए हो। हाँ, खड़ा हूं तो। कहते हुए उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। वो सच में अपने पैरों के लिए खड़ा था। मतलब वो चल सकता है। उसने निधि को अपने सीने से लगा लिया और आधे घंटे पहले जो कुछ हुआ था वो सोचने लगा। निधि जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वो लगातार फिसल रही थी। तन्मय हॉस्पिटल जा चुका था। नैना अपनी रूटीन चेकअप के लिए उसी के साथ चली गई थी। घर में कोई भी नहीं था जिसे विनय आवाज देता या निधि की मदद को बुलाता। वो तेजी से अपने हाथ पांव हिलाने लगा, अपने हाथों की मदद से व्हील चेयर से उठने की कोशिश करने लगा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। मगर निधि का सोच उसे अपना दर्द महसूस नहीं हुआ। बार बार की कोशिश और निधि की चीख से आखिर विनय कामयाब हो ही गया और वो एक झटके से खड़ा होकर भागता हुआ निधि को अपने बाहों में ले लिया। अगर कुछ मिनट और देर होती तो विनय ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब भी वो निधि को गोद में लिए हॉल में आ गया था और उसने निधि को सोफे पर बैठाकर खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। निधि ने उसका चेहरा पकड़कर उसका सर चूम लिया। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाए बैठे रहे। डॉक्टर ने थोड़े से इंस्ट्रक्शन के साथ विनय को जाने दिया। तन्मय थे, नैना भी थी। विनय को अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुश। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया।
रात में विनय जब अपने कमरे में आया तो देखा निधि किसी गहरी सोच में गुम थी। उसे विनय के आने का पता भी नहीं चला। विनय ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरकर उसके कान के पास मुंह लगाकर धीरे से कहा, निधि जी, कहाँ खोई हो? कहीं नहीं, सुबह की बात याद आ रही है ना? अगर सही समय पर आप नहीं आए होते तो शायद अभी मैं आपके सामने नहीं, कहीं और ही होती या होती ही नहीं। विनय ने उसे अपनी तरफ घुमाकर उसकी कमर पकड़कर अपने से लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तुम मेरे पास मेरी बाहों में हो, यही सच है। जानती हो निधि, आज मैंने तुम्हारे लड्डू जी से तुम्हारे लिए कुछ मांगा और उन्होंने बिना देर किए दे भी दिया। थैंक्स लड्डू गोपाल जी, एक बार फिर से। अच्छा, तो फिर क्या मांगा था आपने लड्डू जी से, जो आपको तुरंत मिल गया? तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? वही मांग ली। मेरे लड्डू जी हैं ही इतने प्यारे। और मैं, आप मेरे लिए वो भगवान राम हैं जिनकी पैरों की धूल से एक पत्थर स्त्री बन गई। मैं भी एक ऐसी ही काला पत्थर थी जो जमाने की ठोकरों में पड़ी हुई थी, लेकिन आपने आकर इस रास्ते के पत्थर को उठाकर अपने मन मंदिर में बिठाया। चुप करो यार, ये विनय पुराण बंद करो। विनय ने उसे हल्के से डांटा। निधि, मुझे इंसान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। तुम बनी ही सिर्फ मेरे लिए हो। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो दिल धड़क उठा था। देखते ही तुमसे प्यार हो गया था। कहते हुए उसने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरे ये क्या करने लगे आप? अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हैं जो सुपरमैन बन रहे हो। उतारिए मुझे। बिल्कुल भी नहीं, इतनी भी भारी नहीं हो तुम। वैसे भी ये मेरा पसंदीदा काम है जिसे करने से तुम भी मुझे रोक नहीं सकती, मेरी एंग्री बर्ड। विनय ने उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया, फिर उसके दोनों तरफ हाथ रखकर झुकते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। निधि भी शांत लेटी हुई उसकी आंखों में ही खोकर कमरे में एकदम शांति छा गई। मगर दोनों के मन में बहुत शोर था। विनय ने अचानक से निधि को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फफक कर रो पड़ा। निधि भी उसके सीने से लगी फफक पड़ी थी। निधि, विनय ने जब से अपना बच्चा खोया था और इतनी बड़ी मुसीबतें झेलते हुए आगे बढ़ गए, मगर दोनों ने एक बूंद भी आंसू नहीं बहने दिया। दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे, दोनों ही एक दूसरे के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ और पिछला सब, अपने अंदर जो दर्द का लावा उन्होंने छुपाया था, वो पिघल कर आंखों से बाहर निकल रहा था। दोनों आज एक दूसरे के सामने बिखर गए थे। अब उन्हें भरोसा था कि वो संभाल लेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही रोते हुए दोनों कब सो गए पता ही नहीं चला। विनय और निधि मंदिर से दर्शन और भगवान का धन्यवाद करके घर लौट रहे थे कि गाड़ी खराब हो गई। 2 दिन मौसम भी खराब बना हुआ था। विनय ने गाड़ी को साइड लगाकर पैदल ही घर चलने की सोची, क्योंकि घर ज्यादा दूर नहीं था और नैना भी तो अकेली थी। निधि ने भी तन्मय को अपनी स्थिति बता दी और साथ ही नैना को भी फोन पर सब बता दिया। चलते चलते बारिश शुरू हो गई और ओले भी गिरने लगे। लो भाई, सर मुंडाते ही ओले गिरने लगे। सही बात कही है किसी ने। मतलब ये कि जब तक हम गाड़ी में थे तो मौसम सिर्फ खराब था, लेकिन जैसे ही गाड़ी खराब हुई, बाहर निकलकर पैदल ही घर के लिए निकले और देखो क्या हुआ। निधि खिलखिलाकर हंसने लगी। विनय ने गौर किया कि आज निधि कई अरसे बाद खुलकर हंस रही है। उसका ध्यान बरबस ही उसके चेहरे पर रुक गया। ओलों से बचने के लिए दोनों ने एक पेड़ का सहारा लिया था। निधि पूरी तरह से भीग चुकी थी, उसके कपड़े भी उसके जिस्म से चिपक गए थे। विनय की नजर उस पर पड़ी तो वो बस देखते ही रह गया। निधि भी उसकी चाहत भरी नजरों से अनजान नहीं थी, इसलिए वो उससे नजरें चुरा रही थी। विनय ने अपने धड़कते दिल के साथ उसे अपने करीब खींचकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके लबों पर अपने दहकते हुए अंगार लब रख दिए थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, विनय और निधि पास होकर भी दूर। जहां निधि उसके करीब आने की कोशिश करती, वहीं विनय एक हद तक ही उसके करीब आता था। निधि ने ये मान लिया था कि अभी शायद फिजिकली विनय तैयार नहीं है। उसने अब सब वक्त पर छोड़कर अपने काम और विनय पर फोकस किया था। नैना ने भी एक बेटी को जन्म दिया। तन्मय और नैना बहुत खुश थे। नैना अभी हॉस्पिटल में ही थी। नैना ने अपनी बेटी को निधि की गोद में देते हुए कहा, निधि, अब इसका नाम भी तुम ही को ही रखना है। आफ्टर ऑल तुम बुआ हो उसकी। निधि ने तन्मय की तरफ देखा। हाँ, नाम तो तू ही रखेगी। पता है निधि, जब तुझे पहली बार देखा था तो सिर्फ दिल से यही आवाज आई थी कि मेरी कोई अपनी बहन होती तो एकदम तेरे जैसी होती, क्योंकि तेरे प्यार में हमेशा माँ का एहसास होता था। आज मेरी जिंदगी जो दो सबसे बड़ी खुशी है, वो भी तेरे ही कारण है। एक नैना मेरी जिंदगी, दूसरी मेरी प्रिंसेस, मेरी जान। जब मतलब भाई मैं कुछ नहीं रही अब।
पागल, तेरे कारण ही से तो ये सब कुछ अनमोल खुशियाँ का खजाना मिला है मुझे। तू मेरी पहली बच्ची ही रहेगी, समझी बच्ची? तन्मय ने हंसते हुए एक चपत लगाई निधि के सर पर। भाई, आपने फिर मुझे बच्ची कहा, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। निधि ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। हाँ तन्मय जी, अब आपकी बहन बच्ची नहीं रही और कुछ समय बाद ये भी हमें स्पेशल वाली खुशी देगी, है ना बच्ची? ओ सॉरी निधि, नैना भाभी, निधि ने खींच कर कहा। विनय को वो पल बार बार याद आ रहा था जब नैना ने अपनी छोटी सी गुड़िया को निधि की गोद में दिया था। निधि की आंखें नम हो गई थीं। उन आंखों में झलकती हुई ममता ने विनय को सोचने पर मजबूर कर दिया था। निधि किचन में काम कर रही थी। विनय उसे ढूंढते हुए आ पहुंचा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। चाय उबलकर चूल्हे पर गिर रही थी। विनय ने पास आकर आंच कम कर दिया। निधि अभी भी अपने में ही गुम थी। उसे ऐसे देखकर उसे एक शरारत सूझी। वो धीरे से उसके पास आकर उसकी कमर में गुदगुदी करने लगा। निधि पहले तो चौंकी, फिर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर विनय ने उसके चेहरे को पकड़कर उसके गाल पर किस कर दिया। ऐसे ही हंसती रहा करो, तुम्हें ऐसे ही हंसते हुए देखकर मेरी उम्र बढ़ जाती है। विनय और निधि एक फिर हॉस्पिटल में थे। विनय को डॉक्टर ने पूरी तरह फिट बता दिया था। निधि की पुरानी केस हिस्ट्री देखने के बाद और कुछ टेस्ट के बाद उसे भी गायनो ने फिट एंड हेल्दी बता दिया था। विनय के पूछने पर कि क्या निधि प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, तो गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा कि अब कभी भी अपना बेबी प्लान कर सकती हैं वो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनय ने ये सुनकर राहत की सांस ली और खुशी से उसकी आंखें भर आईं। वहीं निधि ये सब सुनकर हैरान रह गई थी। उसके बारे में इतनी बड़ी बात और उसे पता नहीं था। वो बस विनय को घूरे जा रही थी। नैना घर आ गई थी। उसकी छोटी गुड़िया का नाम निधि ने तमन्ना रखा था, जिसमें तन्मय और नैना के नाम के लेटर थे। छोटी तमन्ना के वेलकम के लिए छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसमें सारा, रौनक, जफर, जारा और कुछ ऑफिस स्टाफ भी शामिल था। सब तन्मय नैना की खुशी में खुश हो रहे थे। सारा निधि के पास आकर बैठ गई। वैसे ऑफिस में मिलना हो ही जाता था, पर ऐसे पर्सनली कभी कभी हो पाता था। सारा, अब वो सारा नहीं रह गई थी जो अब वो सादगी से भरपूर और शांत सी, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व की मालकिन थी। कैसी हो निधि? ठीक हूँ, आओ बैठो। सचमुच ठीक हो? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम ऑफिस में मेरी बॉस हो, लेकिन यहाँ उम्र में और तजुर्बे में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। सारा ने निधि की चिन को पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे अंदर की औरत को तड़पते हुए कई बार मैंने महसूस किया है। पहले विनय भाई का व्हील चेयर पर होना समझ में आता था, लेकिन अब तो उन्हें ठीक हुए भी काफी अरसा बीत गया है। तो अब तुम दोनों अपना परिवार बढ़ाने की तरफ ध्यान दो। सारा की बात निधि ने उसे कल के हुए डॉक्टर से बात और रिपोर्ट के बारे में सब बता दिया। सच में निधि, तुमने बहुत बहादुरी से जिंदगी की तकलीफों का सामना किया है, लेकिन ये सब विनय जी के बिना मुमकिन नहीं था। पार्टी खत्म हो गई। सब मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। तन्मय नैना भी अपने कमरे में आराम करने चले गए। निधि किचन की तरफ जाने लगी तो विनय ने उसे लपक कर अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे में ले गया। उसे बेड पर बैठा कर खुद उसके घुटनों के पास बैठ गया। फिर उसकी चिन को पकड़कर उसके आंखों में देखते हुए कहा, बहुत बुरा हूं ना मैं? मैंने हमेशा अपनी मर्जी चलाई। तुम्हारे मन का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारी भी कुछ भावनाएं होंगी, कुछ अलग सी चाहत होगी। बस तुम में सम्मान, आत्मविश्वास भरने में सब देख कर भी अनदेखा करता चला गया। ना मैं तुम्हें खुद से दूर भेजता, ना वो हादसा हुआ होता तो आज हमारा बच्चा भी। निधि ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप करा दिया और उसे अपने गले से लगा लिया। विनय जी, जो होना था हो गया। वैसे भी नियति के आगे किसकी चली है? आप खुद को दोष मत दीजिए। हमारी किस्मत में ही शायद यही लिखा हुआ था। फिर आप जैसा हमसफर लाखों में किसी एक को मिलता है, और वो लाखों में से एक मैं खुशनसीब हूँ। निधि ने बोलते हुए उसके होठों को छू लिया। विनय ने उसे अपने आगोश में लिया और कस लिया। तुमने बहुत ही सब्र किया है निधि, अब और नहीं। तुम्हारा रोम रोम अपने प्यार से भर दूंगा। विनय ने धीरे से उसे बेड पर लिटा दिया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। सब्र मेरा था तो संयम आपका भी कम नहीं था। इंतजार की आग में सबसे ज्यादा आप जले हैं। मैं भी आप अपने प्यार से आपकी तपिश को शीतल कर दूंगी। विनय धीरे धीरे से उसके चेहरे को चूमते हुए होठों पर आकर ठहर गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं तो निधि ने पलकें झपका दी। उसके ऐसा करते ही विनय ने तुरंत ही अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर दिया। निधि भी उसका साथ दे रही थी। दोनों मदहोशी के आलम में एक दूसरे में खोते चले गए। उनका प्रथम मिलन तो नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। दोनों का सालों का इंतजार खत्म हुआ था।
4 महीने बाद आज विनय का जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी थी। तन्मय और नैना ने दोनों के लिए छोटी-सी पार्टी रखी थी, जहाँ वहीं उनके पुराने दोस्तों के साथ-साथ जो परदेश में भी अपने देश जैसा फ़ील करवा दिया करता था, ईद हो या दिवाली सबके साथ मिलकर मनाते थे। शाम को सबका धीरे-धीरे आना शुरू हो गया, लेकिन ये तीनों लड़कियां गायब थीं। बच्चों का डिपार्टमेंट ज़ारा सँभाले हुए थी। विनय भी तैयार होकर आ गया था। उन सब तीनों का वेट कर रहे थे। तमन्ना सबसे छोटी थी। अब उसने रोना शुरू कर दिया, तो तन्मय ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया। रौनक ने भी अयाना को सुला दिया और वहाँ अयाना को बैठा दिया दोनों को देखने के लिए। रौनक से रहा नहीं गया तो वो बोला, भाई मैं जा रहा हूँ, उन लोगों को लेकर ही आऊँगा। मेरा मन घबरा रहा है और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी सारा की आवाज़ सुनाई दी। कौन परेशान हो रहा है रौनक जी? यार कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने, और मैं और बच्चों को परेशान हो रहे थे। रौनक ने उसे साइड हग करते हुए कहा। आहा भाभी क्या लग रही हैं आप? ज़ारा ने उसका कान पकड़ के खींच दिया। रौनक लग रही है। हाँ तो लगने के लिए ही खींचा है तो लगेगा ही। पर ज़ारा आप रौनक के कान क्यों खींच रही हैं? जफर ने आते हुए पूछा। ये इन तीनों को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? ये आप अपनी बहन से ही पूछिए दी। वो हम दोनों मिलकर निधि को पार्लर में ले गए थे। आप तो जानती हैं उसे सब चीज़ों से चिढ़ है, लेकिन आज की उसकी एनिवर्सरी थी और कुछ टाइम बाद हम लोग वापस अपने देश में होंगे। फिर पता नहीं कब ऐसा मौका मिलेगा। इसलिए आज के दिन तो उसके लिए कुछ स्पेशल होना ही चाहिए था। पर ज़ारा ने अधीर होकर कहा कि निधि है कहाँ? तभी लाइट डिम हुई। विनय और निधि हॉल के बीच में खड़े थे। सबका ध्यान उनकी तरफ गया। अरे वाह, आज तो मैडम पहचान में ही नहीं आ रही हैं। विनय भाई तुम्हारा क्या होगा? रौनक ने एक्साइटेड होते हुए कहा तो ज़ारा और सारा उसे घूरने लगे। ओ हेलो ब्यूटीज, वो मेरी बॉस है तो इतनी तारीफ तो उसकी बनती है। उसने डरते हुए कहा तो वो दोनों बहनें हंसने लगी। तो जाओ अपने बॉस की तारीफ करके उसके सामने से करो। सारा, तुम्हें अपना शौहर वन पीस में अच्छा नहीं लगता है क्या? बॉस के पति और उसके भाई को देखा है, डॉक्टर कम बॉडी बिल्डर ज्यादा लगते हैं, तो अपने भाई के साथ ले जाओ। जारा ने कहा, मेरा भाई उन दोनों से भी बड़ा कसाई है। क्या यार, आप दोनों खूबसूरत औरतें मिलकर आज मेरा जनाजा निकालना है क्या? जनाजे का पता नहीं, लेकिन तुम्हारा जुलूस जरूर निकलेगा। जफर की गंभीर आवाज से रौनक जारा के पीछे खड़ा हो गया। वो तीनों अब दबी हुई सी हंसी हंसने लगे थे। विनय की तो आज नजर ही नहीं हट रही थी निधि से। उसने निधि को सिर्फ सादगी में देखा था, आज उसे पूरे श्रृंगार में देखकर खुद को बमुश्किल रोक पा रहा था। निधि का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोनों ही एक दूसरे से नजर बचाकर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी नैना ने विनय के हाथ में माइक देते हुए कहा, आज सिर्फ निधि के लिए। विनय ने निधि के हाथों को थामकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए गाना शुरू किया। वो दोनों एक दूसरे में खोए इतनी शिद्दत से गा रहे थे कि बाकी के लोग भी अपने पार्टनर में खोने लगे। चारों अपने अपने प्यार को बाहों में लेकर झूम रहे थे। गाना खत्म होते ही जोरदार सीटियों और तालियों की आवाज से सब होश में आए। विनय कमरे में बैठा कुछ बोले जा रहा था, लेकिन निधि चुपचाप अपने किसी काम में लगी हुई थी। विनय चिढ़कर उसे अपनी तरफ खींचा, तभी वो बोल पड़ी, बस 1 मिनट और। फिर वो उसकी तरफ पलटी तो उसके हाथ में एक प्लेट थी। साथ में ही छोटे से लड्डू गोपाल जी भी थे। मैं पूजा विनय जानता था कि निधि कुछ ऐसा ही करेगी। हर साल करती है तो इस बार क्यों नहीं? वो बस उसे देखता रहा। निधि ने पहले दिया जला दिया, लड्डू लड्डू गोपाल जी की आरती उतारी, उनमें तुलसी मिश्रित खीर का भोग लगाया। फिर विनय की आरती उतार कर उसे तिलक लगाकर खीर खिलाई। जन्मदिन और शादी की सालगिरह मुबारक हो विनय जी। सुबह से तुम्हारे से सुनने के लिए तरस गया था। वैसे तो हर बार सबसे पहले तुम ही मुझे विश किया करती थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं किया? विनय ने उदास होकर कहा। निधि विनय के गले लग गई और उसके कान में धीरे से कहा, क्योंकि इस बार मैं आपको स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट देने वाली हूँ। विनय ने उसके सर से अपना सर लगाते हुए पूछा, अच्छा तो लाओ दो मेरा गिफ्ट। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। मिलने में तो अभी वक्त लगेगा, पर बता जरूर सकती हूँ वो कहाँ है। निधि ने आहिस्ते आहिस्ते से कहा। विनय उसे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी बंद पलकें, लाल होता चेहरा और कांपते होंठ से धीरे धीरे से निकलते हुए शब्द, ये सब देखकर विनय का सब्र खत्म हो रहा था। उसने निधि को गोद में उठाकर पूछा, कहाँ है वो जगह जहाँ मेरा गिफ्ट रखा है? पहले नीचे उतारिए, नहीं ऐसे ऐसे ही बताओ प्लीज विनय जी। विनय ने उसे उतार दिया, लेकिन अपने हाथ उसकी कमर में लपेटे रहा। निधि ने उसका एक हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। यहाँ यहाँ है आपका स्पेशल गिफ्ट, पसंद आया आपको? कहकर वो उसकी आंखों में देखने लगी। आंसुओं की धार बह चली थी। विनय की पहले कुछ समय
समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो उसने उसको कसकर अपने सीने से लगा लिया और फिर थोड़ा-सा अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशी की घड़ी में वो क्या बोले, क्या करे? बस कभी वो निधि को अपने सीने से चिपका लेता, तो कभी उसका चेहरा चूम लेता। निधि उसकी हालत समझ रही थी। वो जब भी भावुक होता था, तो ऐसे ही रिएक्ट करता था। निधि ने अपने हाथों में उसका चेहरा लेते हुए उसके होठों को हल्का-सा छू लिया। अब उससे अलग होकर खड़ी हो गई थी। विनय ने उसकी तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया और लाकर बेड पे बिठा दिया। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, "तुम सच कह रही हो ना निधि? हाँ, लेकिन आप खुश तो हैं ना?" "खुश? निधि, जो खुशी तुमने मुझे दी है, उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आज का ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सुनहरे पलों में से सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। एक तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना, दूसरा इसका आना। इसके लिए लड्डू जी का धन्यवाद कीजिए। वाह! मेहनत करूँ मैं और क्रेडिट लड्डू जी को, विनय जी। और नहीं तो क्या, माना कि ये मास्टर प्लानर हैं, उन्हीं ने तैयार किया हुआ है, लेकिन मेहनत तो हम मज़दूरों को ही करनी पड़ती है ना। बहुत ही बड़े वाले बेशर्म हो गए हैं आप। मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ, पर मुझे डर लग रहा है विनय जी। कोई डर नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर पल हर घड़ी दिन बीतने लगे थे, सभी निधि के लिए बहुत खुश थे, पर निधि, उसे हमेशा यही डर लगा रहता कि उसके बच्चे का रंग उन पर न जाए। मूड स्विंग से और ज्यादा ही स्ट्रेस में रहने लगी थी। इस बात को लेकर विनय कई बार उसे डांट दिया करता था, अगले ही पल उस पर तरस भी आता था। एक दिन निधि ने अपने कमरे में से सारे डार्क कलर के सामान को हटवा कर सिर्फ व्हाइट कलर का सामान रखा। रूम भी व्हाइट पेंट करवा दिया। कुछ भी ब्लैक कलर का देखती तो आंख बंद कर लेती। एक ही बात की रट लगाती, जैसी चीजें देखूंगी उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। विनय ने उसकी हालत बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने सोच लिया था कि क्या करना है। निधि जी, चलो उठो, अभी ही हमें हॉस्पिटल जाना है। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? कहीं कहीं बैक पेन फिर से तो नहीं हो रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल चल रहा हूँ, चलो जल्दी। पर मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अभी कल ही तो गए थे हॉस्पिटल, फिर आज क्यों? निधि विनय के गाल पर अपनी हथेली रखते हुए कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आप क्यों बार बार हॉस्पिटल चलने के लिए कह रहे हैं? कहीं विनय जी, हमारा बच्चा तो ठीक है? वो घबराती हुई विनय की तरफ देखने लगी। विनय अपनी मुट्ठी भींचकर बोला, उसे ही तो ठीक करना है। क्या मतलब? निधि ने डरते हुए पूछा। मतलब ये कि हॉस्पिटल चलकर चेक करेंगे कि बच्चा काला होगा या गोरा। गोरा होगा तो रख लेंगे, काला हुआ तो तो तुम खुद ही समझदार हो। ये कैसी बहकी-बहकी बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं विनय जी आप? आप सोच भी कैसे सकते हैं अपने अजन्मे बच्चे के लिए? वो गुस्से में चिल्लाती हुई बोली। सॉरी निधि, मुझे बच्चे में से ज्यादा तुम्हारी चिंता है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ गोरे रंग का बच्चा चाहिए, जिसकी वजह से तुम कितना परेशान रहने लगी हो। देखो क्या-क्या करना पड़ा है तुम्हें। उसने कमरे के कलर से लेकर और चीजों पर निधि का ध्यान दिलाया। और मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिससे तुम्हें डर या कोई और प्रॉब्लम हो। इसलिए मैंने सब सोच लिया है। क्या सोच लिया है आपने? निधि ने डरते हुए पूछ लिया। कि ये बच्चा अगर सांवले रंग रूप का हुआ तो तुम इसे अपनाओगी नहीं, अपने मातृत्व सुख से इसे भी दूर कर दोगी, और वो अभागा जिंदगी भर अपनी माँ के प्यार को तरसता रहेगा, और मैं तुम दोनों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मेरा ये फैसला है। कैसा फैसला? हम इस बच्चे को गिरा देंगे। चटाक, एक जोरदार आवाज कमरे में गूंज उठी। विनय अपने गाल पर हाथ रखे हुए खड़ा था। निधि ने उसकी कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी आपकी? शर्म नहीं आई आपको ये बात कहते हुए? आप मेरे बच्चे को सिर्फ इसलिए मार देंगे कि वो सांवले रंग का होगा? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? भगवान की बनाई सबसे अनमोल रचना होगा वो। मेरे लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस रंग का होगा। मेरे लिए बस वो मेरा बच्चा होगा, मेरी जान होगा। पल पल मैंने उसे अपने भीतर महसूस किया है। इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल सकते हैं विनय जी? कैसे कोई भी माता पिता अपने बच्चों के रंग को देखकर नहीं अपनाते? मेरा बच्चा भी सिर्फ मेरा होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता गोरा होगा, मेरी तरह काला होगा, कुरूप होगा, वो बस मेरा होगा। विनय निधि को इस तरह देखकर तो डर गया था। आज निधि एक घायल शेरनी की तरह लग रही थी, जो अपने बच्चे पर आई हर मुसीबत को अपने पर ले लेगी या उसको नुकसान पहुंचाने वाले के साथ क्या करेगी। तभी कमरे में आते हुए रौनक और तन्मय की आवाज से दोनों के कानों में पड़ी। निधि ने अभी भी विनय के गिरेबां पकड़ रखा था। यही बात तो हम सब तुम्हें कितने महीनों से समझा समझा कर थक गए, लेकिन तुम समझ कर भी नहीं समझना चाहती थी। तो विनय जीजू ने इस नाटक का सहारा लिया। नाटक? निधि ने हैरान होकर कहा। हाँ बच्ची, नाटक, तन्मय ने कहा, फिर हंसने लगा।
वैसे निधि, तुमने क्या जोरदार फटका मारा है मेरे दोस्त को। देखो कैसे लाल टमाटर बना हुआ है। उसकी बातों से निधि को एहसास हुआ कि वो किस परिस्थिति में खड़ी थी। उसने विनय की तरफ देखा, वो उसे ही भरी आंखों से देखे जा रहा था। निधि को अपने दिल में टीस सी महसूस हुई, साथ ही शर्मिंदगी भी। उसको धक्का सा लगा, वो विनय पर हाथ कैसे उठा सकती है। मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकती हूँ विनय जी? अपने भगवान पर हाथ कैसे उठा लिया मैंने? मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले इन हाथों को सजा मिलेगी जो अपने भगवान पर उठे। किसी को कुछ समझ आता तब तक निधि ने पास रखे फ्लावर पॉट को उठाकर अपने उसी हाथ पर वार किया था जो विनय के गाल पर पड़े थे। निधि! विनय चीख पड़ा था। निधि अपने होश खो बैठी थी। विनय जी! उसे होश आया तो धीरे से कहा। वो उसके सिरहाने बैठा था। अब तुम ठीक महसूस कर रही हो? दर्द तो नहीं है ज्यादा? निधि ने दूसरे हाथ से उसके गाल को छुआ। अब भी वहां उंगलियों के निशान थे। निधि, ज्यादा मत सोचो। जैसी मैंने तुमसे सब बातें कही थी, उसको हर किसी का रिएक्शन ऐसा ही होता। तन्मय तो मेरा प्लान सुनते ही बोल पड़ा था कि कुछ हो ना हो पर मेरा पिटना तो तय है। वो हंसने लगे। मुझे माफ कर दीजिए विनय जी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। एक शर्त पर, साथ ही सजा भी भुगतनी होगी। मुझे आपकी सारी शर्तें और सजाएं मंजूर हैं। तो ठीक है, शर्त यह है कि अब से तुम किसी ऐसी कोई भी बात अपने दिल दिमाग में नहीं लाओगी। अपने कलर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलोगी। वादा करो तुम मुझसे। निधि ने रोते हुए ही उसके हाथ में हाथ रख दिया और हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी बात, ऐसी हरकत दोबारा मत करना जिससे हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। तुम बस इसका ख्याल रखना, क्योंकि मेरी गुड़िया अभी तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारा रखने के लिए तो मैं हमेशा हूं ही। विनय ने उसके पेट पर हाथ रखकर कहा, गुड़िया? हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि हमारे पास गुड़िया ही है। और जब सजा की बात भी सुन लो अब। जी, मैं तुम्हें मेरे गालों और होठों को तब तक प्यार करना होगा जब तक कि मैं ना रुकने को कहूँ। तो तुम्हारी सजा शुरू होती है अब। उसने एक आंख ब्लिंक करते हुए निधि से कहा। निधि ने आंसुओं से मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी, जिसमें विनय समा गया। निधि ने विनय की दी हुई सजा को पूरी ईमानदारी से निभाया। हालात कुछ भी थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को आसानी से समझ जाते थे और मिलकर अपने प्यार समर्पण से एक दूसरे को मजबूती देते थे। यहाँ तक का सफर फ्लैशबैक में चल रहा था, अब आगे प्रेजेंट में कहानी चलेगी। विनय अपनी सोच में गुम बाहर बैठा था। तभी तन्मय ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आवाज दी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे निधि के पास होना चाहिए। उसे किसी चीज की जरूरत हुई तो? तू सुन रहा है ना? मैं हार रहा हूँ तन्मय। वो आज भी वही है जहाँ 10 साल पहले थी। तुझे ऐसा क्यों लगा? विनय उसे कमरे में हुई सारी बात बता देता है। निधि ने जो सहा है वो हरगिज नहीं चाहेगी कि उसकी बच्ची भी वही सब सहे। इसलिए उसका ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। रही उसके 10 साल पीछे खड़े होने की, तो मेरे भाई, ऐसे खास मौकों पर नॉर्मल इंसान भी अपना पास्ट जरूर याद करता है। निधि ने भी वही वही सब किया। हाँ, वो तो तेरे सामने बिखर जाती है। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके विनय जी उसे संभाल लेंगे, स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। पर उसके विनय जी हमेशा उसके साथ हैं। तूने कितनी आसानी से सारी चीजों को समझकर मुझे भी समझा दिया। मेरे यार, तेरे जैसा यार हर किसी को नहीं मिलता। मेरे भाई, आज निधि मेरी जिंदगी में है तो तू मेरी जिंदगी का वो दिया है। जब अंधेरा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो तू ही रोशनी करता है। दोनों दोस्त भावुक हो गए और एक दूसरे के गले लग गए। चल चल, अब ज्यादा बटरिंग नहीं, तेरी ही वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। नैना के साथ साथ तू भी मेरी लाइफ लाइन है यार। विनय कमरे में आया तो निधि छोटी विनी को अपनी गोद में उठाकर इधर उधर टहल रही थी। विनी का रोना अब भी जारी था। तुम क्यों उठ गई? अभी तुम्हें ज्यादा आराम की जरूरत है। आप थे भी नहीं और ये रोए जा रही थी। शायद नर्स भी नहीं थी, उसकी ड्यूटी अभी चेंज हुई है। क्या पता भूखी हो, लेकिन मैं इसे फीड कैसे करवाऊं मुझे नहीं पता। निधि ने सर झुकाकर धीरे से कहा तो विनय मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। नहीं, आप कैसे? मेरा मतलब मैं आपके सामने। निधि, तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारा पति होने के साथ एक डॉक्टर भी हूँ। तो अब एक डॉक्टर को अपना काम करने दो। विनय ने विनी को जैसे ही अपनी गोद में लिया, उसका रोना बंद हो गया, लेकिन उसका मुंह चलाना जारी था। ये देख निधि ने विनय की तरफ देखा। इसे भी मेरी तरह आपके बिना चैन नहीं है, इसलिए ही कहा था ये तुम पर गई है। इस बार निधि ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बच्ची को ममता भरी आंखों से देखती रही। विनय ने उसे दूसरे साइड में अपनी एक बाह में लेकर अपने सीने से लगा लिया। विनय
को जो सुकून, आनंद उन दोनों को एक साथ गले लगाकर मिल रहा था, शायद उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। निधि का भी यही हाल था। विनय ने उसे बेड पर बैठाकर गर्म पानी लेने जाने लगा। विनी का रोना चालू हो गया। जब तक वो पानी लेकर आया, निधि ने उसे शांत किया। विनय ने पहले उसके ब्रेस्ट धोए, फिर उसकी कमर के पीछे तकिया लगाकर उसे आराम से बैठाया। विनी को उसकी गोद में बताया कि कैसे फीड करवाना है। इस दौरान निधि ने एक बार भी विनय की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। शर्म से वो अपनी नजरें नीचे ही झुकाए हुए थी। विनय भी उसकी मना स्थिति समझ रहा था। उसने उसे चादर से कवर करते हुए कहा, रिलैक्स महसूस करो निधि, तुम कंफर्टेबल में रहोगी तो ही विनी को सही से फीड करा पाओगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। कहकर उसने उसका सर चूम लिया और जैसे ही बाहर जाने को हुआ, नन्ही सी विनी ने रोना शुरू कर दिया। वो वापस मुड़ के उसके पास बैठ गया तो उसका रोना बंद हो गया और फीड करने लगी। निधि हैरानी से कभी विनी को, कभी विनय को देखती, फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। मतलब आपकी शहजादी को माँ नहीं पापा ज्यादा पसंद है। गलत मेरी जान की जान बसती है उसमें, तो अपनी जान को कोई कैसे नापसंद करेगा। अगली सुबह सब लोग निधि और छोटी सी विनी से मिलने आए। सबने मिलकर उन्हें ढेर सारी बधाई दी और आशीर्वाद दिया। तमन्ना तो विनी को छोड़ ही नहीं रही थी। उसके लिए तो वो उसका जीता जागता खिलौना थी। उसने अपनी तोतली बोली में कहा, ये मेरा टॉय। हाँ, ये तुम्हारा टॉय है, ख्याल रखना इसका, निधि ने कहा तो छोटी सी तमन्ना ने हाँ में गर्दन हिला दी। अयान और अयाना भी अपनी छोटी छोटी आंखों से इतनी छोटी सी विनी को देखकर हैरान हो गए थे। अयाना तो फिर भी 5 साल का समझदार अयान था, लेकिन 3 साल की अयाना ने इतना छोटा बेबी पहली बार देखा था तो उसे अपनी गोद में लेने के लिए मचल रही थी, साथ ही डर भी रही थी। फिर वो जारा के पास जाकर बोली, बली मॉम, मुझे भी ऐसा टॉय वाला बेबी चाहिए। तो आप अपनी मम्मी से कहिए ना, जारा ने हंसते हुए कहा। नहीं, वो डांटती हैं, आप ला दो प्लीज बली मॉम, अयाना ने ठुनकते हुए कहा। जारा की हंसी रुक नहीं रही थी। फिर अयान ने कहा, नो मॉम, इनकी बात नहीं सुनना, मुझे नहीं चाहिए अब तीसरा बेबी। सब उसकी तरफ हैरत से देखते हुए, तीसरा बेबी? और नहीं तो क्या, पहले अयाना, फिर तमन्ना और अब फिर से क्यूटी पाई विनी हुई ना 3 बेबी। नहीं नहीं, मुझे मेरा बेबी चाहिए, है ना विनी, ये हम सबकी प्यारी है, अपनी है, सारा ने उसे गोद में लेते हुए प्यार से कहा। सच्ची मुच्ची सब उसकी भी सबसे सभी बड़े प्यारे बच्चों को ऐसे एक दूसरे के लिए प्यार देखकर भावुक हो गए। 18 साल बाद दिल्ली, सुबह 6 बजे। विनी, उठ जा, बुआ की पूजा खत्म हुई, अब तेरी पूजा शुरू होगी। तनु दी, बस 5 मिनट और सो लेने दो प्लीज दी। दूसरी तरफ निधि अपने लड्डू जी की आरती करके विनय को जगाने कमरे में आई। हमेशा की तरह ही वो तैयार बैठा था। बालों में हल्की सी सफेदी, आंखों पर चश्मा, लेकिन सेहत पहले से भी अच्छी और बॉडी से एकदम बिल्डर। रोज 2 घंटे जिम में जो मेहनत करता था। निधि ने रोज की तरह ही उसे तिलक किया, पूजा के फूल उसके माथे पर लगाकर उसकी जेब में डाले, अपने हाथों से प्रसाद खिला दिया, अपने आंचल से उसका मुंह साफ किया, फिर उसके होठों को अपने होठों से छू लेना। ये थी निधि के दिन की शुरुआत। तभी एक आवाज सुनाई दी, ओ हेलो लव बर्ड्स, मुझे तो रोज ही भूल जाते हैं आप। अरे मैं आप दोनों की शुद्ध देसी प्यार का नतीजा हूँ, विनी बीच में आते हुए बोली थी। हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं भला, आखिर मेरी और तुम्हारी स्वीट सी मम्मा की इकलौती लाइफ लाइन हो जो तुम जो हो। विनय उसके सर को चूम कर कहा, आई लव यू माई हैंडसम डैडा। हाँ हाँ, पता है मेरी माता रानी, मुझे डैडा से प्यार करते देख आपको जलन होती है, परंतु किंतु मेरे डैडा ही हैं इतने चार्मिंग और लविंग कि उनके प्यार से आप उनका उनसे प्यार आपसे थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। विनी उसके गले लगती हुई बोल रही थी। हो गया तुम्हारा, चलो निकलो, तैयार हो जाओ। नहीं, पहले मुझे सीक्रेट वाला प्यार दो माता रानी, तब जाऊंगी। जिसे सुनकर विनय की हंसी छूट गई और निधि की आंखें बड़ी हो गईं। दो ना मम्मा, मुझे भी दो, देर हो रही है, तनु दी खा जाएंगे। निधि ने एक नजर विनय को देखा, फिर विनी के चेहरे को हाथ में लेकर उसके माथे, दोनों गालों पर और फिर उसके चिन को छू लिया। मम्मा ये चीटिंग है, सही जगह पर दो, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। पागल लड़की, अब बड़ी हो गई हो। नो वे मम्मा, मैं आपके लिए हमेशा बच्ची ही रहूंगी, कहते हुए उसने निधि के होंठों को चूम कर भाग गई। विनय ठहाके लगाकर हंसने लगा। सब
आपका ही किया गया धरा है, निधि चिढ़ते हुए विनय से कहती है और बाहर जाने लगती है कि विनय उसकी कलाई पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसकी कमर पकड़कर अपने से लगा लेता है। एकदम तुम्हारी परछाई है मेरी शहजादी, लेकिन हरकतें सारी आप पर गई हैं। सच में। निधि आज भी उसकी नजरों की तपिश नहीं सह पाती थी। विनय हमेशा की तरह उसे अपनी बाहों में समेट कर उसके होंठों को अपने होंठों से लॉक कर दिया करता था। तन्मय, अब तो सुधर जाओ, देखो पूरा कमरे में क्या हाल बना रखा है। कोई कहेगा आप इतने बड़े डॉक्टर हो, आपसे अच्छी तो मेरी बेटी है। जो आगे के शब्द नैना के मुंह में रह गए। तन्मय ने उसका मुंह अपने होठों से बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद अलग होकर, अगर तुम्हें मीठी पाई चाहिए थी तो बोल देती, इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया? आज आप मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नैना उसके पीछे भागी। दोनों आपस में पिलो फाइट खेलने में बिजी थे। तमन्ना कमरे में आती है तो अपना सर पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मॉम डैड बंद कीजिए ये टॉम एंड जेरी वाली फाइट। तन्मय नैना बच्चों की तरह एक तरफ खड़े हो जाते हैं और तमन्ना उन्हें किसी बड़े की तरह डांट रही होती है। अब ये फैसला है तो फैला है तो समेटेगा कौन? तमन्ना ने दोनों को घूरते हुए कहा। नैना ने तन्मय को घूरा। मैं हूं ना, मैं समेट दूंगा मेरी प्रिंसेस, तुम नाराज मत हो। उसके लिए तुम्हारी मॉम ही काफी है। तमन्ना ने अपना सर पीट लिया क्योंकि उसकी तूतू मॉमें फिर चालू हो गई थी। उसके कमरे में से बाहर निकलते ही तन्मय ने फिर से नैना को अपनी बाहों में कसकर दीवार से लगा दिया। नैना बस इतना ही बोल पाई। जंगली जफर जारा सारा रौनक भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश थे। उन्होंने अयान और अयाना की आपस में शादी कर दी थी और वो दोनों इस वक्त वर्ल्ड टूर पर थे। रात में सब खाने की टेबल पर बैठे थे। विनी हमेशा की तरह ही विनय के पास बैठी हुई थी और वो अपने हाथों से उसे खिला रहा था। विनी, तुम अब बड़ी हो गई हो, खुद खाओ जैसे तमन्ना खा रही है, निधि ने कहा। तुम क्यों चिढ़ती रहती हो? तुम भी मेरे हाथ से खा लो, विनय ने उसे छेड़ते हुए कहा। मम्मा, आप तन्नू दी को खुद खिला रही हो और मुझे खुद से खाने को बोल रही हो। वो इसलिए कि बुआ और फूफा जी बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे मॉम डैड टॉम एंड जेरी की तरह हैं जो कभी बड़े नहीं होंगे। क्यों है ना डैड? तमन्ना ने आंख ब्लिंक करते हुए कहा। प्रिंसेस, मुझे समझ नहीं आता तुम मेरी मम्मी हो या मेरी बेटी, तन्मय ने मुंह बनाते हुए कहा। सबकी ठहाके की आवाज गूंजने लगी। तभी नैना जोर जोर से सांस लेने लगी। निधि का ध्यान उस पर पड़ा। वो जोर से चीख पड़ी, नैना, नैना भाभी। विनय और तन्मय ने भी उसे देखा और उसे जल्दी से सोफे पर लेटाया। विनय उसका चेकअप करने पर गुस्से से तन्मय की ओर देखकर कहा, कितने दिन पहले दवाई दी थी तूने इसे? तन्मय चौंकते हुए, 2 दिन पहले ही मैंने अपने हाथों से खिलाई थी, उसके बाद ये रोज अपने आप ही ले रही है। तूने देखा इसे लेते हुए? नहीं। तुझे पता है ना, ये हार्ट पेशेंट है। एक दिन की लापरवाही का मतलब इलाज 1 महीने पीछे हो गया और इसके 2 दिन से दवाई नहीं ली इसने, इसलिए दर्द बढ़ गया है। तमन्ना और विनी डर गई थी, जिसे निधि संभाल रही थी। बुआ, मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? उन्हें तो ठीक होना ही पड़ेगा, तुम्हारे और तन्मय भाई के लिए। उनकी झूठ मूठ की लड़ाइयाँ हम सबसे छिपी नहीं हैं। ऐसा करके वो दोनों हम सबको अपनी उदासी से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सबके साथ तुम भी ये जानती हो दोनों कितने दर्द में हैं। लेकिन बुआ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे डैड उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। बहुत प्यार करते हैं वो नैना भाभी से, तो इतना प्यार करने वाले को अलग करके भगवान भी खुश नहीं होंगे। उन दोनों को समझा कर निधि अपने कमरे में चली गई। विनी ने तनु का मूड चेंज करने के लिए बातें करते हुए अचानक से ही कहा, तनु दी, डैडा मम्मा और मामा मामी में इतना प्यार है, सब जानते हैं। क्या कहीं कोई विनय या तन्मय हमारे लिए भी होगा? पता नहीं क्यों नहीं, पता नहीं क्यों कोई है क्या? नहीं दी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। लेकिन अगर सच में नहीं हुआ तो क्या जो भी होगा उसे ठोक पीट कर बना लेंगे, जैसे अयाना और अयन भाई ने बना लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तू बुआ की कार्बन कॉपी है, लेकिन तेरा दिमाग चिड़िया जितना छोटा है। दी, मैं अपने मम्मा डैडा की दोनों की परछाई हूँ। नहीं, फूफा जी थोड़े सांवले रंग में हैं, बुआ का रंग गेहुआ है, लेकिन तू तो एकदम दूध की तरह सफ़ेद है, जैसे जापानी गुड़िया हो। तमन्ना ने उसके सर को चूमते हुए कहा। दी, हम लोग भी तो जापान में ही पैदा हुए थे। हाँ बाबा, अब बकबक बंद कर और सो जा। विनी ने अपना सर उसके कंधे पर रखा और तमन्ना उसके बालों में हाथ फेरने लगी। दोनों ही सो गईं। बाहर खड़ी निधि ये सब कुछ देख सुन रही थी। आज उसे खुशी हो रही थी कि उसकी बेटी उसकी तरह ही रंग है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, बस आप अपनी बेटी को देख निहाल हो रही थी। विनय हाथ बांधे उसे ही देख रहा था, फिर पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। अब तो तुम संतुष्ट हो? हाँ, लेकिन अब आपकी वजह से सब आपकी वजह से है। शुक्रिया नहीं कहूँगी मैं,
तो बस प्यार के बदले प्यार दूंगी, वो भी बेशुमार। अच्छा तो चलो, कहते हुए विनय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उम्र के साथ इनका प्यार भी बढ़ता जाएगा, नैना भी जल्द ही रिकवर हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।